दोस्तों क्या आपको पता है कि ट्रेन के डब्बों की सीलिंग पर ये छोटे छोटे जो छेद बनाए गए हैं ये आपके किस काम आता है, और टॉयलेट में जिस पानी का आप इस्तेमाल करते हैं उसी पानी को कैसे रिसाइकिल करके आपके लिए दोबारा दे दिया जाता है और आप ही के इस्तेमाल में लाया जाता है। क्या आपको पता है कि ट्रेन के ऊपर लिखे इन 5 अंक के नंबरों का क्या मतलब है, इससे आपका क्या फायदा हो सकता है। क्या आपको पता है कि ट्रेन के डब्बों को जोड़ने के लिए जो कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है इसे क्यों हटा दिया गया है, ये साइड बफर जो होते थे इसको क्यों हटा दिया गया है और इससे आपका क्या फायदा है। इसके साथ ही रेलवे के किन डब्बों में आपको प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है और क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, इन तमाम चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि आप कभी ना कभी रेलवे में यात्रा जरूर किए होंगे और करते ही होंगे, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी माध्यम का यूज किया जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तो वो रेलवे का किया जाता है और सभी रेलवे में किसी न किसी तरीके से यात्रा जरूर करते हैं, कहीं ना कहीं जरूर जाते हैं। और रेलवे में ये जो पंखे लगाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान लगाए जाते हैं, इसकी चोरियां भी बहुत होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन चीजों का इस्तेमाल आप घर पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे खास तरीके से बनाया जाता है। क्या है वो तरीका, इन तमाम चीजों के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। अब चलिए पहले बात कर लेते हैं रूफ वेंटिलेटर की। ये रूफ वेंटिलेटर है, हमने जैसे बताया कि आपको रेल डब्बों की सीलिंग पे ये छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं और इसका फायदा आपके लिए होता है, क्योंकि जब आप किसी अनरिजर्व डब्बे में होते हैं, स्लीपर डब्बे में होते हैं जो एसी नहीं होती है, तो आप समझ लीजिए कि अब जब लोग यात्रा करते हैं तो इसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा लोगों की संख्या होती है। जब लोग ज्यादा होते हैं तो ज्यादा लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ये गर्म हवाएं होती हैं, और गर्म हवाएं का एक स्वभाव है कि गर्म हवाएं कभी भी खिड़कियों से बाहर नहीं जाती हैं, ना ही दरवाजों से बाहर जाती हैं, क्योंकि वो हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं। और अगर इन गर्म हवाओं को निकलने का रास्ता ना दिया जाए तो ट्रेन के डब्बे डिसबैलेंस हो सकते हैं और एक्सीडेंट हो सकता है। इसी वजह से ये छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं, ट्रेन की गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और इसके द्वारा बाहर निकल जाती हैं, उनके वेंटिलेशन के लिए होता है, इसीलिए इसको रूफ वेंटिलेटर कहते हैं। और देखिए ट्रेन के डब्बों के ऊपर ये प्लेट नुमा चीजें बनाई जाती हैं, क्योंकि जब बारिश होती है, ट्रेन बारिश में चलती है, तो इन छेद से ट्रेन के डब्बों के अंदर पानी ना आए, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ये देखिए साइड फिलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से रेलवे में पानी भरा जाता है, यानी कि जिन पानी का इस्तेमाल आप बाथरूम वगैरह के लिए करते हैं ट्रेन के डब्बों में जो जाता है यहीं से जाता है। और ये देखिए ये सज्जन बाहर दिखाई दे रहे हैं आपको खिड़की के, तो ये इमरजेंसी विंडो होती है और इस पे एक लाल रंग का एक और ग्रिल होता है जो यहाँ पे दिया जाता है, इसको इमरजेंसी में हटाना होता है। लेकिन देखिए इस तरह की लापरवाही आप बिल्कुल ना कीजिएगा, जिस तरह से ये सज्जन बाहर को हाथ निकाले हुए और गर्दन बाहर निकाले हुए, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। अब आगे की चीजों पे चलते हैं। हम नंबरों की बात कर रहे थे कि ट्रेन के ऊपर ये 5 अंकों के नंबर क्यों लिखे जाते हैं। आप भी रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे और डब्बों को लेकर परेशान होते होंगे कि आपका डब्बा किधर है। अगर आपने एसी में रिजर्वेशन कराया है तो वो शीशों से आप पहचान जाते होंगे कि ये एसी डब्बा है, लेकिन वहीं स्लीपर और अनरिजर्व डब्बों में कई दफा ऐसा होता है कि लोग पहचान नहीं पाते हैं कि कौन से डब्बे हैं। तो ये इन सिचुएशंस में ये नंबर बड़े काम के होते हैं। ये नंबर यही बताते हैं कि किस प्रकार का ये डब्बा है, इन नंबरों से आप पहचान सकते हैं। और इसके साथ ही ये नंबर ये भी बताते हैं कि ये डब्बा कितना पुराना है और कब बनाया गया था और अभी तक इसको यूज किया जा रहा है रेलवे में। तो ये 5 अंकों का नंबर होता है। शुरू के जो 2 अंक होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए ये शुरू के जो 2 अंक होते हैं, इसका मतलब होता है कि किस साल में ये डब्बे बनाए गए हैं, यानी कि यहाँ पे 12/442 लिखा है तो ये 2012 में ये डब्बे बनाए गए हैं। और 442 ये दर्शाता है कि ये डब्बे सामान्य श्रेणी के हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड है। अब इन शीशों से आप बिल्कुल भी परेशान न होइएगा कि हम अनरिजर्व्ड बता रहे हैं और यहाँ पे शीशे लगे हुए एसी डब्बे हैं। तो आपको बता दें कि इस डब्बों का यहाँ पे नंबर लिखा हुआ देखिए 04052, यानी कि ये 2004 में ये डब्बा बना है और 052 है, तो यानी कि ये डब्बा जो है कंपोजिट एसी, यानी कंपोजिट एसी में होगी और फर्स्ट क्लास डब्बों में ये होगी, 1 टायर एसी में ये इस्तेमाल हो रहा होगा। वहीं आप देख लीजिए प्रथम श्रेणी में 1 से 200 तक का जो डब्बा होता है ये एसी के लिए होता है। अब एसी में कई चीजें होती हैं, कई श्रेणियां होती हैं एसी के अंदर भी। तो आप देखिए 1 से 25 अगर है तो ये एसी प्रथम श्रेणी का डब्बा है, अगर 25 से 50 है तो कंपोजिट प्लस सेकंड एसी का डब्बा है, 50 से 100 है तो सेकंड एसी का है, यानी 2 टायर एसी का है। वहीं 100 से 150 है तो 3 टायर एसी है और 150 से 200 सीसी है, यानी चेयर कार एसी है। और इनका इस्तेमाल ज्यादा
ज़्यादातर इंटरसिटी एक्सप्रेस में जो एसी के डब्बे होते हैं चेयर कार के, उसमें इस्तेमाल होता है, और शताब्दी में इस डब्बों को आप देखते होंगे, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती होंगी। वहीं 200 से 400 के बीच में स्लीपर यानी द्वितीय श्रेणी के डब्बे होते हैं, ये नॉन एसी होते हैं। वहीं 400 से 600 तक जो है ये अनरिजर्व डब्बे होते हैं, यानी सामान्य श्रेणी के होते हैं जिसका रिजर्वेशन नहीं कराना पड़ता है। वहीं 600 से 700 के बीच में जो है सेकंड सीटिंग के डब्बे होते हैं, यानी कि चेयर कार जो डब्बे होते हैं नॉन एसी डब्बे, उसका होता है, ये इंटरसिटी में आपको देखने को मिल जाएगी। 600 से 700 के बीच में चेयर कार को दर्शाते हैं, ये भी चेयर कार का ये डब्बा है, ये आता है। फिर 700 से 800 तक सेकंड सीटिंग कम लगेज, यानी कि उन डब्बों को भी आप देखते होंगे जहां पे विकलांगों के लिए मतलब लिखा होता है कि ये विकलांगों के लिए है, या स्पेशल डब्बे होते हैं, यानी कि कभी महिलाओं के लिए होता है, आधे में उनका कंपार्टमेंट होता है और आधे में सामान ले जाया जाता है, यानी कि ये सीटिंग कम लगेज वाला है। वहीं 800 प्लस के अगर डब्बे हैं तो समझ लीजिए वो पेंटी कार, जनरेटर, इस तरह के तमाम जो चीजें होती हैं उसके डब्बे हो सकते हैं। अब चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ट्रेन के जो टिकट्स होते हैं उस पर कई सारे संकेत दिए होते हैं, उन संकेतों से आप पहचान सकते हैं कि किस तरह के आपका नंबर है और किस तरह के डब्बों में आपको जाना है। अनरिजर्व डब्बा स्लीपर B3 एसी 3 टायर के लिए होता है। ए का मतलब होता है 2 टायर डब्बा, यानी सेकंड क्लास की जो एसी होती है। एच का मतलब होता है फर्स्ट क्लास का डब्बा। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बी और ए में, यानी कि बी को समझ लेते हैं कि ये 2 टायर एसी है और ए को समझ लेते हैं कि ये फर्स्ट क्लास का डब्बा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बी को डिनोट किया जाता है 3 टायर के लिए, ए को डिनोट किया जाता है 2 टायर के लिए, और एच का डिनोट किया जाता है फर्स्ट एसी के लिए, यानी फर्स्ट क्लास का जो डब्बा होता है। वहीं डी का मतलब रिजर्व्ड चेयर कार होता है, नॉन एसी वाला डब्बा। सी का मतलब होता है एसी चेयर कार डब्बा। वहीं एम ये नया डब्बा है जो 2021 से इसका इस्तेमाल किया गया, 2021 से इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। ये 3rd क्लास इकोनॉमी डब्बा होता है। इसमें क्या सुविधाएं होती हैं आगे मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। अब देखिए यहाँ पे कोचों के प्रकार हैं और अलग अलग सुविधाएं हैं, किन कोचों में किस तरह की सुविधाएं। अनरिजर्व में आपको पता है कि इस तरह की चीजें होती हैं, नीचे बैठने की जगह होती है और ऊपर सामान रखने का जगह होता है, ऊपर पंखा लगा हुआ है, नॉन एसी होता है और इसमें किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होता है, आप जाके बैठ सकते हैं यहाँ पे। सेकंड सीटर के जो डब्बे आते हैं 2S, यहाँ पे देख लीजिए, इसमें सामान्य एसी की तरह ये डब्बे होते हैं, ऊपर सामान रखने के साइड से लगेज रखने का जगह होती है और इसमें रिजर्वेशन पहले कराना पड़ता है, उसके बाद आप बैठ सकते हैं। यही चेयर कार के डब्बा हो जाता है, ये भी पूरा चेयर कार होता है और एसी होता है, इसमें सीसी लिखा हुआ है। एसएल ये स्लीपर डब्बे हैं, 3 कंपार्टमेंट में 3-3 सीटें और 2 साइड में, यानी साइड लोअर साइड बर्थ की जो सीटें होती हैं। वहीं इसमें जो चेयर कार की है, चेयर कार में कुछ अलग सुविधाएं भी दी जाती हैं। अगर आप खर्चे कर रहे हैं और आप ज्यादा आनंद उठाना चाहते हैं तो इन डब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एग्जीक्यूटिव क्लास होता है। एग्जीक्यूटिव क्लास में जो आप सीटें देख सकते हैं कि ये 3 के पेयर में है, यहाँ 2 के पेयर में कितनी चौड़ी सीटें हैं और कितनी अच्छी सीटें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और मैगजीन, न्यूज़पेपर, इस तरह के तमाम चीजों की सुविधाएं आपको दी जाएंगी वहां पे, और आपको बुलाने पे अटेंडेंट भी मिल जाएंगे एग्जीक्यूटिव क्लास में। अब चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। इकोनॉमी कोच, हमने बताया कि 2021 में इसकी शुरुआत की गई है, कुछ स्पेशल ट्रेनों में ये लगाई गई है। आपने भी देखा होगा, अगर सफर करते होंगे ट्रेन में तो कई बार लोग जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंदर घुसे, साइड में 2 बर्थ होते हैं, ये 3 बर्थ कैसे हो गए। तो आपको बता दें कि 3E इकोनॉमी जो कोच होती है, इसमें साइड में ये देखिए, साइड में 2 बर्थ लोअर और अपर होता है, लेकिन यहाँ पे 3 बर्थ कर दिया गया है। इससे कैपेसिटी ज्यादा हो गई है और ये 3rd एसी से इसका किराया कम होता है, 8% कम किराया इसका लगता है। अब 3rd एसी कोच में यही सुविधाएं आपको मिलेंगी, बस ये साइड में जो 3 है मतलब बर्थ आप देख रहे हैं, वहां पे सिर्फ 2 बर्थ आपको मिलेगी। तो सेकंड इकोनॉमी और 3rd एसी, इन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लोग बस ज्यादा हो जाते हैं इकोनॉमी क्लास में, और इकोनॉमी क्लास का किराया कम है। अगर आप भी एसी का मजा लेना चाहते हैं, स्लीपर से थक गए हैं, तो आप इसमें रिजर्वेशन करा सकते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। सेकंड एसी कोच, सेकंड एसी कोच आप देख लीजिए, ये सेकंड एसी कोच है। सेकंड एसी कोच में आपको बहुत तरह की प्राइवेसी की सुविधाएं मिल जाती हैं। सुविधाएं किस तरह की प्राइवेसी की होती हैं कि हर बर्थ पे आपको पर्दा मिल जाएगा, आप उसको कवर करके आराम से अपने स्पेशल स्पेस में रह सकते हैं, यानी कि पर्सनल स्पेस में रह सकते हैं। और वहां पे आपको एक लाइट भी दी जाती है पढ़ने के लिए, स्टडी लैंप दिया होता है और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ बेडिंग वगैरह तमाम चीजें यहाँ पे दी जाती हैं और ये चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर आता है फर्स्ट एसी कोच। ये कोच रेलवे का
सबसे महंगा कोच होता है फर्स्ट एसी का, क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। ये अलग अलग केबिन दिए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे 4 बर्थ है, अपर और लोअर 2 ही होता है, इसमें 3 बर्थ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अपर बर्थ होता है और लोअर बर्थ होता है, एक इधर एक इधर, एक कंपार्टमेंट होता है, इसको केबिन बोलते हैं। वहीं जहाँ 2 सीटों वाला होता है उसे कूप कहा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह की फैसिलिटी दी हुई है। यहाँ पे लाइटिंग अच्छी होती है, पर्दे खिड़कियों पर भी होते हैं और आपको पर्सनल पर्दे मिल जाते हैं। यहाँ पे प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता है, आपको अटेंडेंट भी मिल जाएगा। अब राजधानी और तमाम ऐसी स्पेशल ट्रेनों में आप जाएंगे तो यहाँ आपके लिए एक पर्सनल अटेंडेंट भी मिल सकता है। इस तरह की तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। और आपको बता दें कि इसका जो किराया होता है H1 का, यानी कि फर्स्ट क्लास एसी का, ये किराया तमाम एयरलाइन जो होती हैं उसके बराबर होता है। यानी कि एयर किराए में अब लोग अपनी सुविधाओं के हिसाब से, अगर किसी को समय बचाना है तो वो प्लेन से जाते हैं, अगर किसी के पास समय है और इन चीज़ों का आनंद लेना चाहते हैं, ट्रेन में आराम से जाना चाहते हैं, तो वो H1 का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। अब आपको बताते हैं कि ट्रेनों में ये अलग अलग रंग के डब्बे क्यों होते हैं। अलग अलग रंगों के डब्बों को देखकर आप भी कंफ्यूज होते हैं, तो आपको बता दें कि ये लाल रंग के डब्बे जो सबसे ज्यादा इस वक्त रेलवे में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये नए तरह के डब्बे हैं जिसको सन 2000 में भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था और ज्यादातर अब यही डब्बे आपको दिखाई देते होंगे। ये जो डब्बे हैं इनको लिंक हाफमैन बुश कहते हैं। ये आधुनिक डब्बे हैं और इनका जो भार होता है वो बहुत कम होता है। ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, इस वजह से इनका भार कम होता है और ये 200 की स्पीड तक चल सकते हैं और इसमें डिस्क ब्रेक भी होता है। अभी डिटेल से इसके बारे में बताएंगे। अब नीले डब्बे की तरफ चलते हैं तो इस रंग के जो कोच होते हैं इनको इंटीग्रल कोच कहा जाता है। ये चेन्नई में बनाए जाते हैं और ये रेलवे के ट्रेडिशनल कोच हैं और इन्हें यही इस्तेमाल किया जाता था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया जाता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कम किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत, इसका भार अधिक होता था, जिस वजह से इसको बहुत तेजी से नहीं चलाया जा सकता था। इसको कई इसमें दिक्कतें आ रही थी। और हरे रंग का आप जो डब्बा देख रहे होंगे इसका इस्तेमाल गरीब रथ में किया जाता है। साथ ही कुछ भूरे रंग के डब्बे भी होते हैं जिनमें मीटर ट्रेन, गेज ट्रेन में यूज किया जाता है। और तमाम ट्रेनें हैं, नैरोगेज की बहुत सी ट्रेनें थी हरे रंग की, उसको बंद कर दिया गया है और ये भी लिंक हाफमैन बुश में ही आते हैं, ये वाले आधुनिक डब्बों में आते हैं। अब आगे की चीज़ों पे आपको ले चलते हैं। और भी तरीके के आप डब्बे देखते होंगे, कुछ उनके बारे में भी बता देते हैं। जैसे शताब्दी के आप डब्बे देखते होंगे, इसका कलर एकदम अलग है, थीम है। बहुत सी ट्रेनें थीम पे चलाई जा रही है और बहुत सी जो रेलवेज हैं, जैसे मध्य रेलवे है, सेंट्रल रेलवे है और साउथ रेलवे है, तो तमाम लोगों ने अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को रख लिया है, थीम के हिसाब से चलते हैं। अब देखिए भारतीय रेलवे के रंगीन कोच विशेष रूप से कुछ प्रीमियम सर्विसेज ट्रेनों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनमें LED लैंप, गैर एसी स्लीपर, एसी स्लीपर, बायो टॉयलेट और लंबी यात्रा वाली ट्रेनों आदि जैसी अधिक सुविधाएं दी गई हैं। यानी कि ये आधुनिक डब्बे हैं, इन्हीं डब्बों से चल रहा है। इसमें अब आगे चलेंगे आप तो दुरंतो कोच को देखे होंगे कि पीला रंग और हरा गहरा रंग उसमें होगा। इस तरह की तमाम चीजें हैं जो ममता बनर्जी के पेंटिंग से लिया गया था। तो बहुत सी ट्रेनें ऐसी हैं इस वक्त पे जो थीम पे चलाई जा रही हैं, थीम की भी ट्रेनें चल रही हैं। अब देखिए ट्रेनों में आप पुराने ट्रेनों में देखते होंगे ICF जो कोच होते थे नीले रंग वाले, इसमें ये धारियां लगी होती हैं। इन धारियों का क्या मतलब होता है? मुंबई में अगर आप रहते होंगे तो देखिए ये लोकल ट्रेनों में ये हरे रंग की धारियां होती हैं। इन तमाम धारियों के बारे में भी आपको बताते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आपके लिए। अब देखिए नीले रंग के रेलवे डब्बों पर लगाई गई सफेद धारियां किसी विशिष्ट ट्रेन के अनारक्षित श्रेणी को ये दर्शाते हैं। वहीं हरे धारियों वाले ग्रे कोच दर्शाते हैं कि वो केवल महिलाओं के लिए है। जैसे देखिए ये ग्रे है और हरी धारियां इस पे बनी है, ये महिला की फोटो बनाई गई। इसमें देखिए महिलाएं नजर आ रही हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही यात्रा करती हैं, किसी और को यात्रा करने की इसमें अनुमति नहीं है। वहीं नीले लाल रंग पर ब्रॉड पीले रंग की जो धारियां हैं वो विकलांग और बीमार लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब देखिए कि यहाँ पे ब्रॉड ये पीली जो धारियां बनाई गई हैं और यहाँ पे ये चिन्ह भी बनाए गए हैं जो दर्शाते हैं कि ये विकलांगों के लिए है। तो इसमें जो स्वस्थ लोग हों वहां ना जाए, बीमार और विकलांग जो हैं उन्हें वरीयता दी जाती है, उसमें उन्हें बैठने के लिए बनाई जाती है। ग्रे कोचों पर लाल धारियां ये EMU और डेमो और इस तरह की तमाम लोकल जो ट्रेनें होती हैं उसके लिए होता है, जो आप ये देख रहे हैं। और इसमें भी कुछ केबिन्स बने होते हैं, उन केबिनों के लिए होता है ये तमाम चीजें हैं।
अब हम आपको बताते हैं कि एक तार से रेलवे का ट्रेन जो है वो चलता कैसे है, क्योंकि आप सोचते होंगे कि घरों में जो बिजलियां आती हैं उसमें 2 तारों का इस्तेमाल होता है, तो ये एक तार से कैसे चलती है। तो आपको बता दें 25 किलो 1000 वोल्ट से ये ट्रेन चलती है और इसमें ये सिंगल, ये जो आप देख रहे हैं ओवरहेड ये दिया जाता है सिंगल तार, और इसी से चलती है। लेकिन सिर्फ इससे नहीं चलती है बल्कि पटरियों में आपने देखा होगा कि हर स्टेशन पे एक सब स्टेशन बने होते हैं, यानी कि छोटा सा पावर हाउस आपको दिखाई देता होगा। उस पावर हाउस में डायरेक्ट बिजली आती है, वो भी प्लांट से। और कितनी बिजली आती है? 132 केवी की सप्लाई उसमें दी जाती है, जो ये छोटे छोटे पावर हाउस जो बने होते हैं स्टेशनों पे, और ये डायरेक्ट बिजली की सप्लाई होती है। यही वजह है कि रेलवे की बिजली भी कटती नहीं है जल्दी। अब देखिए यहाँ पे स्टेशन, सब स्टेशन पे ये बिजली दे दी गई और सब स्टेशन से पटरियों में एक तार दौड़ाई जाती है। ये अर्थिंग का तार होता है और न्यूट्रल तार होता है। वहीं आप देखिए ऊपर ये ओवरहेड एक तार भेजा जाता है, ये सिंगल तार है। लेकिन जब ये मिलते हैं ओवरहेड से बिजली आती है और यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ और नीचे से ये बैटरी के, जब दोनों मिलते हैं तब जाके ये पूरी चीजें चलती है। लेकिन पहले जो ट्रेन जब चलाई जाती थी तो उसमें डायरेक्ट बिजली भेजी जाती थी और मोटर लगाया जाता था, उसके इस्तेमाल से चलाया जाता था। लेकिन अब आधुनिकता इतनी बढ़ गई है कि रेलवे भी बहुत ही आधुनिक हो गई है और डायरेक्ट अब जो अल्टरनेट एसी करंट होता है, एसी करंट से ही ट्रेन को दौड़ा दिया जाता है। अब आगे चलते हैं। हम बता रहे थे कि ट्रेन के जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, यानी कि बल्ब और पंखे, सबसे ज्यादा यही चोरी होती थी। लेकिन इसे चोरी करके कोई फायदा नहीं है। अगर आप इसे उठा कर ले जाते हैं, चोरी करके या निकाल के जैसे भी आप लेकर जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे इसे एक अलग तकनीक से बनाती है। यानी कि 110 वोल्ट डायरेक्ट डीसी पे ये चलता है और हमारे घरों में जो बिजली यूज होती है वो 220 वोल्ट एसी होती है। अब एसी डीसी का फर्क होता है, जिसकी वजह से ये नहीं चल पाता। डायरेक्ट ये बिजली से चलती है। अगर डीसी की चीजें 220 वोल्ट यानी घरों में जो एसी होती है इसमें लगाया जाएगा तो ये सामान तुरंत जल सकता है। लेकिन अब आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिरकार आप जो चार्जिंग प्लग लगाते हैं घर पे भी वो यूज होता है और ट्रेनों में भी यूज हो जाता है। अगर रेलवे डायरेक्ट वहां पे डीसी की बिजली देती है तो एसी वाला चार्जर वहां पे कैसे चल जाता है? तो आपको बता दें कि जो भी रेलवे में प्लग लगाए जाते हैं वहां पर अंदर एक इन्वर्टर लगाया जाता है जो 110 वोल्ट डायरेक्ट जो बिजली आती है उसे एसी में कन्वर्ट करता है और आपका चार्जर फिर सही तरीके से चलता है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि रेलवे हमेशा आपको बताता है कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चार्जिंग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप घरों में जब एसी की बिजली होती है तो आप चार्ज में लगा के मोबाइल सो जाते हैं, उसमें मोबाइल फटने का बहुत कम चांस होता है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे डीसी से कन्वर्ट करके एसी में बिजली दी जाती है, जिसकी वजह से अगर आपका बैटरी फुल हो चुकी है तो दिक्कत भी हो सकती है और ब्लास्ट भी कर सकता है आपका मोबाइल। तो रेलवे में कभी भी आप चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये खास ख्याल रखिए कि आप उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितनी जरूरत है। यानी कि अगर 90 तक आपका चार्ज हो गया है तो वहीं निकाल लीजिए, फुल के चक्कर में ना रहिए, नहीं तो आपकी बैटरी फूक सकती है। अब आगे की चीजों पे चलते हैं। रेलवे में 2 तरह के कोच इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि अलग अलग रंगों के कोच होते हैं। अब इन कोचों के बारे में आपको बताते हैं। आईसीएफ रेलवे कोच है और एलएचबी रेलवे कोच है। आईसीएफ, अब आईसीएफ के बारे में बात कर ले तो आईसीएफ एक पारंपरिक रेलवे कोच है जिसका डिजाइन आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जैसे हमने आपको बताया कि चेन्नई में है, ये पेराम्बूर में चेन्नई भारत में विकसित किया जाता है। ये पुराने डब्बे थे और इन डब्बों में कई सारी आधुनिक चीजें नहीं थी। क्या क्या कमियां थी इन डब्बों में ये भी आपको बताते हैं। लेकिन अब एलएचबी के बारे में जान लीजिए। एलएचबी कोच का यानी लिंक हाफमैन बुश, इसकी शुरुआत 2000 में हुई। इसको जर्मन कंपनी लिंक हाफमैन बुश द्वारा डिजाइन किया गया था और वहां से मंगाया गया था। अब इसको जो है कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में पंजाब में वहां पे बनाया जाता है। इसको नीले रंग वाला आईसीएफ कोच स्टील से बना हुआ होता है, इसके लिए इसका वजन ज्यादा होता है और ज्यादा वजन होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में बताएंगे। अब एलएचबी कोच स्टेनलेस स्टील से बनी हुई होती है, इसलिए हल्की होती है। इसका वजन आईसीएफ कोच यानी कि जो नीले रंग का आप डब्बा देखते हैं, नीले रंग के डब्बे से
10% भार कम होता है लाल रंग के डब्बे का, और लाल रंग का डब्बा काफी आधुनिक होता है। सबसे पहले हम आपको आईसीएफ की चीजों को बता देते हैं। आईसीएफ में एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन काफी दूरी पर जाके रुकती है। लेकिन वहीं जब एलएचबी कोच यानी कि लाल रंग वाला जो डब्बा है उसमें एयर ब्रेक नहीं होता है, बल्कि उसमें डिस्क ब्रेक होता है। डिस्क ब्रेक की वजह से वो बहुत ही कम दूरी पे रुक जाता है, यानी कि अगर लाल वाला डब्बा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा हो तो भी अगर उसमें ब्रेक लगा दिया जाए तो 1200 मीटर के अंदर वो रुक जाएगा। लेकिन वहीं नीला वाला नहीं रुकता था, और कारण भार भी होता था कि नीले वाले का भार इतना है कि वो कंट्रोल नहीं हो पाती थी। ये तमाम चीजें हैं। आईसीएफ कोच में सस्पेंशन एलएचबी से बेहतर नहीं होता, इसलिए यात्रा के दौरान आवाज ज्यादा आती है और यात्रियों को झटके भी ज्यादा लगते हैं। अगर आप पुराने आदमी हैं और नीले डब्बों में भी सफर कर चुके हैं और लाल डब्बों में भी सफर कर रहे हैं तो अब ध्यान दीजिएगा, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। सस्पेंशन का फर्क होता है, इसमें सस्पेंशन उतना अच्छा नहीं होता पुराने वाले में, और नई ट्रेन जाहिर सी बात है एलएचबी आधुनिक है तो उसमें सस्पेंशन बेहतर है, जिसकी वजह से उसमें आवाज भी कम होती है और लोगों को झटके भी नहीं लगते हैं और यात्रा बहुत आसानी से होता है। अब बिजली बनाने के लिए आईसीएफ कोच में डायनेमो लगा होता था, जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाती थी। डायनेमो का जब इस्तेमाल किया जाता था तो स्पीड नहीं बन पाती थी, और इसको अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटा ही दौड़ाया जाता है। हालांकि ये 160 तक जा सकता है, लेकिन वहीं जो एलएचबी है इसमें डायनेमो नहीं लगाया जाता, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार आईसीएफ कोच से बहुत तेज होती है। ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ाया जा सकता है। हालांकि इंडिया में अभी तक इसको 160 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखा गया है अधिकतम स्पीड, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है। वहीं आईसीएफ कोच को 18 महीने के अंदर जरूरत होती है सर्विसिंग की, और इसमें खर्चे बहुत होते हैं आईसीएफ कोच यानी पुरानी कोच नीले वाले डब्बों में। वही लाल वाले जो कोच हैं एलएचबी कोच, उसमें 24 महीने पे सर्विसिंग की मतलब जरूरत पड़ती है, और उसमें मेंटेनेंस उसका बहुत कम आता है इसके मुकाबले में, नीले वाले के मुकाबले में। दुर्घटना के दौरान आईसीएफ कोच के डब्बे एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें डुअल बफर सिस्टम होता है। जैसे हमने आपको बताया कि शुरुआत में कि 2 बफर लगे होते हैं डब्बों के पीछे, वो 2 बफर जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये डुअल बफर की वजह से पहले के जो ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं आप देखते होंगे एक दूसरे के ऊपर डब्बे चढ़े हुए मिलते थे, लेकिन अभी जो ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं वो डब्बे रेलवे पटरी से छटक के दूर चले जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं हैं। उसका कारण यही है कि एलएचबी कोच में दुर्घटना के दौरान एक दूसरे पर नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि उसमें सेंटर बफर कॉलिंग सिस्टम लगाया गया है। सेंटर बफर कॉलिंग सिस्टम की वजह से डब्बे एक दूसरे पे चढ़ते नहीं हैं, बल्कि छटक के किनारे हो जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। दुर्घटना में इससे बहुत कम नुकसान होता है पहले के बनिस्बत, यानी कि नीले वाले कोचों में बहुत ज्यादा नुकसान होता है और लाल वाले में बहुत कम नुकसान होता है। तो आगे से आप जब सफर करें तो इसका भी ख्याल रख लें कि आप किस तरह के डब्बों में सफर कर रहे हैं। तो अगर लाल वाले में है, एलएचबी कोच में है, तो आप समझ जाइए कि ज्यादा सुरक्षित हैं आप। वैसे भी अब नीले डब्बों का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया गया है। ये बहुत हाई स्पीड ट्रेनों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा रहा। हाई स्पीड ट्रेनों में एलएचबी कोच का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। धीरे धीरे इन कोचों को कम किया जा रहा है। और आपको बता दें कि आईसीएफ यानी कि ये जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, यहां पर भी अब इसको एलएचबी डब्बों को बनाया जा रहा है। ये पहले कपूरथला में बनाए जाते थे, लेकिन अब यहां पे भी बनाया जाता है, और कमोबेश रेलवे की अब ज्यादातर फैक्ट्रियों में बनाया जा रहा है, क्योंकि एलएचबी कोच बहुत ही आधुनिक है और आधुनिक कोचों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब एलएचबी कोच में देख लीजिए, यही कारण है कि इसमें 80 सीट होते हैं एलएचबी कोच में। आप देखते होंगे ट्रेन के डब्बों पे 1 से 72 तक की चीजें लिखी होती है, कि बैठने की जगह 1 लिखा होता है, फिर 72 लिखा होता है, नहीं 72 लिखा होता है। 72 लोगों के बैठने की जगह होती थी, लेकिन वहीं अब एलएचबी कोच में आप हैं तो 80 लोगों की उसमें जगह होती है, क्योंकि वो कोच लंबे भी होते हैं। भार कम हुआ है और आधुनिक चीजें आई हैं तो जगह भी बढ़ गई है। जबकि एसी क्लास में 64 सीटें होती थी ब्लू वाले में, लेकिन यहाँ पे थर्ड एसी में 72 सीटें होती हैं एलएचबी कोच में। अब आते हैं कि ट्रेन में पानी कहाँ से आता है, कितने पानी का इस्तेमाल किया जाता है, और ट्रेन में किस तरह के एसी का इस्तेमाल किया जाता है, कितने टन की एसी का इस्तेमाल किया जाता है, किन डब्बों में कितने कितने टन के कितने एसी लगे होते हैं, इन तमाम जानकारियों को आपको देंगे। आप बता दें कि रेलवे के आप आम डब्बों को देखते होंगे, यानी कि जो एसी नहीं है, स्लीपर क्लास के हैं और अनरिजर्व डब्बे हैं। तो आपको बता दें कि दोनों दरवाजों के बाद जो डब्बे के दोनों कोने होते हैं, वहां पे 2 बाथरूम होते हैं, 2 इस साइड 2
इस साइड, तो इन 4 बाथरूमों में एक बाथरूम में 500 लीटर पानी भरा जाता है, यानी कि एक डब्बे में 2000 लीटर पानी भरा जाता है। इसके लिए भी क्विक वाटरिंग सिस्टम है। स्टेशनों पे आप देखते होंगे कि इस तरह के पोल बनाए जाते हैं और लाइन से वो चीजें लगी होती हैं, यानी कि एक तरफ प्लेटफॉर्म होता है, बीच में ट्रेन होती है और इस साइड में आप एक एंगल नुमा चीजें देखते होंगे और वहां पे बहुत सारे पाइप लटके होते हैं। वो क्विक वाटरिंग सिस्टम है रेलवे का कि जल्द से जल्द उसमें पानी भर दिया जाए, क्योंकि बाथरूम का पानी खत्म ना होने पाए। लेकिन वहीं जब एसी के आप डब्बों को देखेंगे, अब देखिए ये डब्बे हैं, नॉर्मल डब्बे हैं, यानी कि स्लीपर में इस्तेमाल होते हैं ये डब्बे और जनरल में इस्तेमाल होते हैं। तो ठीक यही बाथरूम के ऊपर 500 लीटर की टंकी दे दी। लेकिन यहाँ पे एसी डब्बों में जब आप जाएंगे तो बाथरूम के ठीक ऊपर एसी का डेक होता है, यानी कि यहाँ पे एसी लगी होती है, मेन एसी यही होती है, यहाँ से पूरी सप्लाई दी जाती है। अब यहाँ एसी आ गई तो अब इसमें पानी कहाँ से आता होगा, तो आपको बता दें कि नीचे ये 2 टैंक लगे होते हैं। इस टैंक के द्वारा एसी डब्बों के बाथरूम में पानी भेजा जाता है और इसके साथ ही रेलवे ने नया जो सिस्टम अपनाया है बायो टॉयलेट का, तो बायो टॉयलेट से पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है और जो चीजें होती हैं नीचे प्यूरिफाइड होकर बहुत सारे पानी ऊपर आते हैं और फिर उन्हीं पानी का इस्तेमाल होता है। किस तरह से होता है आप घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं कि उन्हीं पानी का इस्तेमाल टोटी में होता होगा, लेकिन अभी आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। लेकिन हम एसी की बात कर रहे थे कि किसने टंकी एसी लगाई, तो आपको बता दें एसी कोच में कोच के आधार पर एसी लगाया जाता है। अब आईसीएफ के फर्स्ट एसी कोच में, ये आईसीएफ डब्बों की बात हो रही है, यानी लाल वाले डब्बों की बात नहीं हो रही है, और लाल वाले डब्बों में भी 14 टन की एसी लगाई जाती है। आपको बता दें कि 7-7 टन के 2 एसी लगाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आईसीएफ जो कोच है इसमें 6.60 टन का एक एसी लगाया जाता है, ये H1 यानी कि फर्स्ट क्लास एसी में है। वहीं सेकेंड एसी बोगी में 5.2 टन के 2 एसी लगाए जाते हैं और थर्ड एसी में 60 टन के 2 एसी लगाए। अब आप सोच रहे होंगे कि थर्ड एसी में ज्यादा मतलब टन का एसी लगाया जा रहा है और इसमें कम लगाया जा रहा है, तो आपको बता दें कि ये केबिन होता है। इसमें फर्स्ट क्लास की जो एसी के डब्बे होते हैं उसमें छोटे छोटे केबिन्स होते हैं और उसमें संख्या कम होती है लोगों की, जिसकी वजह से कम एसी में बढ़िया चीजें उनको मिल जाती है, बढ़िया ठंडाई मिल जाती है। वहीं सेकंड एसी की बात करें तो सेकंड एसी में भी बर्थ कम कर दिए जाते हैं, तो लोगों की कैपेसिटी कम हो जाती है और कैपेसिटी कम होने की वजह से कम एसी में भी काम चल जाता है। लेकिन थर्ड एसी और इकोनॉमी क्लास की जो एसी होती है उसमें संख्या लोगों की बहुत ज्यादा होती है और जिसकी वजह से उसका 14 टन का एसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं बायो टॉयलेट पे। रेलवे ने ये बहुत अच्छी शुरुआत की है बायो टॉयलेट की, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बच रही हैं। रेलवे में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होते थे वो पटरियों का होता था, पटरियों में जंग लगते थे और पटरियाँ जल्दी ख़राब होती थी और उसका एक रीज़न था हमारे द्वारा जो बाथरूम यूज़ किया जाता था वो बाथरूम का पानी और बाथरूम की सारी गंदगी पटरियों पर गिर जाती थी और उसमें होता था। पहले आप बहुत पहले ट्रेनों में सफ़र किए होंगे तो आपने देखा होगा ओपन होता था और नीचे की पटरियाँ दिखाई देती थी, लेकिन उसके बाद CDTS सिस्टम लाया गया। ये कंट्रोल्ड सिस्टम होता था और जब ट्रेन 30 की स्पीड पे जाती थी तो ये नीचे से ढक्कन खुलता था और सारी चीजें पटरियों पे गिर जाती थी, लेकिन फिर भी पटरियां खराब हो रही थी, स्टेशन तो बच जा रहे थे, स्टेशन पे गंदगियां नहीं हो रही थी, ये CDTS सिस्टम से। लेकिन फिर आया बायो टॉयलेट। क्या है बायो टॉयलेट, ये आपको बताते हैं। बायो टॉयलेट एक वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम है का इस्तेमाल करती है, जिसे रक्षा अनुसंधान यानी विकास संगठन DRDO और रेलवे दोनों ने मिलकर बनाया, संयुक्त उनके सहयोग से ये चीजें बनी है और ये वेस्ट निस्तारण की तकनीकी है, यानी कि जो भी गंदगी हम करते हैं ट्रेन के बाथरूमों की जितनी गंदगी होती है उन गंदगियों को ये ट्रीटमेंट इसका किया जाता है। ये अलग अलग डब्बों में जाते हैं, जैसे ये बायो टॉयलेट आप देख रहे हैं, यहाँ अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट में वो डब्बे जाते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल चीजों में समझ लीजिए कि आप घरों का जो कूड़ा होता है, आप देखते हैं कि लोग कहते हैं सूखा कूड़ा अलग रखिए और गीला कचरा जो है वो अलग रखिए, ठीक वही सिस्टम है। यहाँ पे चीजें उसी प्रकार जाते हैं डब्बों में और इसमें एक खास तरह के जीवाणु छोड़े जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया छोड़े जाते हैं, जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल DRDO वालों ने बताया है और DRDO इस बैक्टीरिया को बताती है। DRDO ने इसमें कुछ बैक्टीरिया डाले हैं इस बाथरूम में, जो गंदगी होती है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और मेथेन गैस और पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। मेथेन गैस निकल जाती है पूरी और पानी जो होता है उस पानी को रिसाइकिल करके दोबारा से बाथरूम में भेज दिया जाता है, यानी कि बाथरूम की टंकियों में दोबारा चला जाता है। लेकिन उस पानी का इस्तेमाल टोटियों में नहीं होता है, बल्कि उस पानी का इस्तेमाल फ्लश के लिए किया जाता है। जब भी आप बाथरूम में जाते हैं उस पर लिखा होता है कि यहाँ पे फ्लश दबाएं, तो फ्लश में आप घरों में जो इस्तेमाल करते हैं फ्लश, वहाँ पे 3 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल हो जाता है। जब एक
एक बार आप फ्लश करते हैं, लेकिन रेलवे में जब आप करते हैं तो 1 लीटर से भी कम पानी लगता है फ्लश के लिए, और ये वही पानी होता है जो यहाँ से रिसाइकल होके बायो टॉयलेट के द्वारा रिसाइकल करके ऊपर भेजा जाता है। और बाकी जो टोटियों में पानी आता है उसके लिए क्विक वाटरिंग सिस्टम हमने आपको बताया था पीछे कि क्विक वाटरिंग सिस्टम का लगाया जाता है और टंकियां लगी होती है, उन टंकियों से पानी आता है। अगर इन केस कहीं पानी कम हो जाता है तो कुछ सेंसर भी लगाए होते हैं। आप देखते होंगे कि जो वॉश बेसिन होती है, वॉश बेसिन के ऊपर एक सेंसर लगा होता है, लाइटिंग होती है। अगर वहाँ पे चीज़ें पानी कम हो रही टंकी में तो वो इंडिकेट करेगा। उसके इंडिकेशन के लिए कुछ लोग भी होते हैं वहाँ पे जो कार ड्यूटी कर रहे होते हैं, और उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि जल्द से जल्द वो अगले स्टेशन पे बताएं और वहाँ से पानी वहाँ लोड किया जाए, और ये तमाम चीज़ों से आपकी यात्रा बहुत ही सुगम हो जाती है। अब इसके साथ ही आपको कुछ उन चीज़ों के बारे में भी बता दें जो आप सफर के दौरान बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और आपको जेल भी हो सकती है, या जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। अब क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है? तो ट्रेन में चलते वक्त सबसे पहला जो काम करना है, किसी भी प्रकार का ज्वलनशील सामान लेके नहीं जाना है, यानी कि पटाखे, केरोसिन, गैस सिलेंडर और इस तरह की तमाम चीजें ये जो घर में खाना बनाने और ये आग लगाने वाली जो चीजें होती हैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पटाखे, गैस सिलेंडर, गन पाउडर, इसको पूरी तरीके से ये प्रतिबंधित है, आप इसको नहीं ले जा सकते हैं। और ट्रेन के अंदर या स्टेशन पे लोगों को स्मोकिंग करने की भी परमिशन इसीलिए नहीं दी जाती है क्योंकि ट्रेन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आग लग सकती है और बड़ा दुर्घटना हो सकता है। इसी दुर्घटना से बचने के लिए रेलवे आपको कहती है कि इन चीजों का आप इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ट्रेन में स्मोकिंग ना करें, स्टेशन पे स्मोकिंग ना करें और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल करना करें, नहीं तो इस पे जो आपको जुर्माने लगेंगे, जो दंडात्मक कार्रवाई है उसके बारे में आपको बता देते हैं। अगर ये ज्वलनशील या विस्फोटक सामान आपको लेके जाते हैं और मिला तो 1989 के सेक्शन 164 और 65 के तहत आपको 1000 रुपए तक जुर्माना या 3 साल की जेल हो सकती है, या दोनों हो सकता है। वो केस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीजें लिए हैं और आपको पकड़ने के बाद वहां के रेलवे के जो कर्मचारी हैं आप पर क्या एक्शन लेते हैं। अब यात्रा के दौरान इन नियमों का भी पालन करना होता है। चलती ट्रेन में ये चैन अलार्म लगा होता है, ये इमरजेंसी के लिए होता है, बिना इमरजेंसी के आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो इसमें भी आपके लिए कार्रवाई हो सकती है। अब इसके साथ ही बता दें, अक्सर ट्रेनों में लड़ाइयां इस बात पे होती हैं कि ये मिडिल बर्थ को लेकर, यानी कि मिडिल बर्थ वाला दिन में कभी कभी कहता है कि मुझे ये मिडिल बर्थ खोलना है और मुझे दिन में सोना है। तो आपको बता दें कि इसमें कुछ नियम होते हैं, इन्हीं नियमों के तहत इसमें कार्रवाई होती है। अगर मिडिल बर्थ को आप दिन में नहीं खोल सकते, इसे खोलने के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, यानी कि मिडिल बर्थ आपको अगर मिलती है तो आप रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही इसे ओपन रख सकते हैं, अन्यथा आपको नीचे करना पड़ेगा क्योंकि नीचे लोग बैठते हैं और दिन में बैठने की सुविधा होती है 3 लोगों की, ऊपर वाला भी नीचे आके बैठ सकता है और बीच वाला भी बैठेगा और नीचे वाला तो बैठेगा ही बैठेगा। तो अगर नीचे वाले या ऊपर वाले को बैठने की जरूरत पड़ रही है और उन्हें शिकायत है तो आप ये बीच की बर्थ नहीं खोल सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही ट्रेन में 2 स्टॉप नियम क्या होता है ये भी बता दें। अगर किसी कारणवश आप रेल की यात्रा कर रहे हैं और भीड़ भाड़ ट्रैफिक की वजह से आप स्टेशन पे सही टाइम पे नहीं पहुंच पाए हैं और आपकी ट्रेन छूट गई है, तो आपको बता दें कि रेलवे ने इसके लिए पूरा इंतजाम किया हुआ है कि अगले 2 स्टॉप यानी कि 2 स्टॉपों पे जो ट्रेन रुकेगी वहां पे आपकी सीट किसी और को अलॉट नहीं की जाएगी। 2 स्टॉप के बाद वो सीट किसी और को अलॉट की जाएगी। तो अगर यहाँ पे आपकी ट्रेन छूट गई है, अगर आगे अगले स्टॉप पे आप जाके उसे जाना चाहते हैं तो आप जाके दोबारा से उस सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी सीट रखी होगी। लेकिन 2 स्टॉप के बाद यानी 2 स्टॉप पे जो ट्रेन रुकेगी उसके बाद से वो सीट किसी और को दे दी जाती है टीटी द्वारा। अब सामान्य तौर पर रात 10 बजे के बाद यात्रियों को परेशान नहीं किया जा सकता, ये भी आपको बता दें कि अगर रात 10 बजे के बाद अगर आपको कोई परेशान करता है, चाहे वो टीटी हो, तो भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं क्योंकि टीटी के लिए भी समय निर्धारित है। अपने निर्धारित समय से पहले उनको जाके आपकी बोर्डिंग चेक कर लेनी है। अगर वो नहीं करते हैं तो रात 10 बजे के बाद आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर उसमें कोई डिस्टर्ब करता है रात 10 बजे के बाद तो उसके खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हैं और आगे कार्रवाई होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रेन में तमाम जो चीजें होती हैं मिलती हैं खाने पीने की, उसका क्वालिटी भी निर्धारित होता है, क्वांटिटी भी निर्धारित होता है और उसके रेट भी निर्धारित होते हैं। अगर इन किसी चीजों में आपको प्रॉब्लम्स दिखती हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उसकी तुरंत शिकायत कर सकते हैं
हैं टीटी से कर सकते हैं, और भी जो लोग उस ट्रेन में होते हैं उनसे आप उनकी शिकायत कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई भी होगी। अब कुछ चीज़ें और आपको जान लेनी चाहिए। जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अगर आजू बाजू में कोई तेज आवाज़ में बात कर रहा है, चिल्ला रहा है, या मोबाइल में कोई वीडियो चला रहा है, कोई ऑडियो चला रहा है और बिना ईयरफोन के चला रहा है, तो इस पर भी आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे आपकी पूरी प्राइवेसी का ख्याल रखती है और ये नियम बनाया गया है कि सभी यात्रियों से ये अपेक्षा की जाती है कि शोर के स्तर जो है नियंत्रण रखें। यानी आप तेज आवाज में किसी से फोन पे बात नहीं कर सकते हैं, तेज आवाज में कोई वीडियो नहीं देख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज इस्तेमाल करनी है, कोई वीडियो देखनी है, कोई ऑडियो सुननी है, तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं या धीमी आवाज में सुन सकते हैं, जिससे किसी और को कोई दिक्कत ना हो, किसी और को कोई परेशानी ना हो। अगर किसी को परेशानी हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग मोबाइल चला रहे हैं, बहुत से लोग रील्स का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी चीजें देखते हैं और तेज साउंड पे रखते हैं, तो आप इसकी शिकायत बिल्कुल कर सकते हैं। और इसको नियम पालन करवाने के लिए ऑन बोर्ड ट्रेवलिंग टिकट यानी एग्जामिनर जो होते हैं, टीटी, कैटरिंग स्टाफ या अन्य रेलवे कमरी जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाती है, आप किसी से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं और इसे रोक सकते हैं, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। लास्ट में अब हम आपको बताते हैं एक ऐसे मोबाइल ऐप के बारे में जो आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और अगर जनरल छोटी यात्रा करनी है और जनरल का टिकट लेना है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, भीड़ की वजह से आप टिकट नहीं ले पा रहे हैं या लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, तो यूटीएस करके एक रेलवे का ऐप आता है। आप इस ऐप का इस्तेमाल करके जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग कर सकते हैं और इसके साथ ही उस टिकट की भी बुकिंग कर सकते हैं जो 1 महीने के लिए जो एमएसटी वगैरह लोग बनवाते हैं, उसकी बुकिंग भी यहां से कर सकते हैं। इस यूटीएस पे सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन बहुत से लोगों का सवाल ऐसा रहता है कि क्या हम यूटीएस का इस्तेमाल उस वक्त कर सकते हैं, यानी कि ट्रेन में जब हम यात्रा कर रहे हैं और सामने हमको टीटी दिख जाए और हम चाहते हैं कि तुरंत इसका इस्तेमाल करके हम टिकट बुक कर लें ताकि हमारे ऊपर कोई चार्ज ना लगे। तो हम आपको बता दें कि इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जियो फेसिंग होती है ट्रेन भी और रेलवे स्टेशन भी, यानी कि इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए आपको अगर ट्रेन में है तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, टीटी आपका फाइन लगाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि स्टेशन पे भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप स्टेशन के बाहर निकल के आइए और वहाँ पे ये ऐप काम करेगा और आप इससे बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अब आप सोचें कि हम घर से जब निकले तभी बुकिंग कर लें, तो आपको बता दें ये भी आप नहीं कर सकते उस वक्त तक कि आपका घर जो है 2-4 किलोमीटर के अंदर ना आता हो रेलवे स्टेशन के, यानी स्टेशन के आस ही पास ना हो, तो क्योंकि ये स्टेशन के 4-5 किलोमीटर के दायरे में ही काम करता है और स्टेशन पे काम नहीं करता है और ट्रेन के अंदर काम नहीं करता है। ये ऐप बहुत जानकारी की है, ये रेलवे की तमाम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए थे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको जो भी वीडियो बनाई जाएगी जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं जमा सिद्दीकी, आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क।